नमस्कार, देश दुनिया देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी। यूपी में विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद राजनीतिक उठापटक तेज हो गई है। इसी बीच चंद्रशेखर ने अखिलेश पर दलितों के अपमान का भी आरोप लगाया। यूपी में दलित वोट करीब 21% है। करीब 21% दलित वोटर जिस पार्टी का दामन थामते हैं उस पार्टी का चुनाव में बेड़ा पार हो जाता है, यानी कि दलित साइलेंट वोटर निर्णायक भूमिका में है। 2007 में बहुजन समाज पार्टी ने सबसे ज्यादा सुरक्षित सीटों पर जीत हासिल की, वो पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई। 2012 में सुरक्षित सीटों पर समाजवादी पार्टी का दबदबा दिखा तो वो सत्ता में आए। वहीं 2017 में बीजेपी ने यूपी की सुरक्षित सीटों पर ऐतिहासिक जीत हासिल की। वहीं जीत जो बड़े उलटफेर की वजह बन गई। सवाल यह है कि इस बार किसे सत्ता दिलाएंगे दलित वोटर और क्यों दिलाएंगे। वैसे आंकड़ों से समझें तो उत्तर प्रदेश की 403 सीटों में करीब 300 सीटें ऐसी हैं जहां पर दलित समाज निर्णायक रोल में है। 20 जिलों में 25% से ज्यादा अनुसूचित जाति जनजाति की आबादी है। वहीं यही वजह है कि सभी पार्टियों की नजर दलित समाज पर है। उत्तर प्रदेश में दलित वोटरों 1% है, जो जाटव और गैर जाटव दलित में बटा हुआ है। अगर जाटव दलित की बात करें तो वो 11.70% हैं और बसपा का कोर वोटर माना जाता है। उसके बाद 3.3% पासी हैं। अगर बात कोरी वाल्मीकि की करें तो वो 3.15% हैं। वहीं धानुक, गोंड और खटीक 1.05% हैं। अन्य दलित जातियां भी 1% हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 403 सीटों में से 84 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित विधानसभा सीट हैं। तो इसी पर हम बातचीत करेंगे कि आखिर जो दलित वोटर है वो इस बार क्या चाहता है, उसके मन में क्या है। हमारे साथ दलित चिंतक अशोक भारती जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक भारती जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज में। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत जी अशोक भारती जी, इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो दलित वोटर है वो क्या चाहता है, उसके मन में क्या है। देखिए, उत्तर प्रदेश का जो दलित वोटर है वो हमेशा से 3 मसलों पर जी देखिए, उत्तर प्रदेश का जो दलित वोटर है हमेशा से 3 बातों पर जी आपकी आवाज मिल पा रही है अशोक जी। 3 बातों पर जो है वो फोकस करता रहा है। वो 3 बातें हैं। जी उसका सामाजिक आर्थिक विकास, जी उसका सम्मान और देश के शासन प्रशासन और सत्ता में हिस्सेदारी। जी पिछले कुछ समय से ये देखने में आया है कि इन तीनों चीजों में दलितों की स्थिति खराब हुई है। जी इसलिए उत्तर प्रदेश और देश और पंजाब, क्योंकि पंजाब में 1/3 आबादी शेड्यूल कास्ट की है, दलितों की आबादी आपको पता होगा। जी ठीक है, उत्तराखंड में भी मतलब कि 5वां हिस्सा शेड्यूल कास्ट रहते हैं। जी तो इन तीनों राज्यों में दलितों का जो असर्शन है, दलित जो है वो ये चाहेंगे कि कोई भी सरकार ऐसी बने जो उनका सम्मान, अधिकार और हिस्सेदारी सुनिश्चित कर सके। तो उनका जो टेक है, उनका जो इस चुनाव में स्टेक है, वो इस बात के लिए है सम्मान, अधिकार और हिस्सेदारी सुरक्षित हो। इस बात के लिए वो वोट करें। आप दलित चिंतक हैं अशोक भारती जी, आपने सभी सरकारें भी देखी हैं, दलितों के हितों की बात करने वाली सरकारें भी देखी हैं। क्या लगता है कि अभी तक सम्मान मिला जो दलित चाहते थे, क्या वो किसी भी सरकार में मिल पाया है। मुझे लगता है कि इस कमोबेश सभी सरकारों में जी दलितों को जो चाहिए जी वो उसकी कमी रही है। जी और इसीलिए जो दलितों का समाज में बराबरी का जो सवाल है, उनकी हिस्सेदारी का सवाल है, उनके सम्मान का सवाल है, वो आज भी एक मुख्य सवाल बना हुआ है। और कहीं सम्मान मिलता है तो सामाजिक हिस्सेदारी का, कहीं सम्मान मिलता है
जी। तो हिस्सेदारी गायब हो जाती है। कहीं हिस्सेदारी मिलती है तो उनका सम्मान गायब हो जाता है, कहीं सामाजिक आर्थिक विकास होता है तो कभी दो चीजें गायब हो जाती है। मुझे लगता है कि दलितों को होलिस्टिक तरीके से तीनों चीजें चाहिए और इन तीनों चीजों में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी खरी नहीं उतरती। अशोक भारती जी, जी बसपा का कोर वोट बैंक माना जाता है दलित समाज, और दलित समाज के ही सहारे मुख्यमंत्री बनी, सत्ता में रही। लेकिन पिछले कुछ सालों में अगर नजर डालें तो मोहभंग हुआ है दलित समाज का बसपा से। कितना इत्तेफाक रखते हैं आप इस बात से? नहीं, देखिए मैं ये समझता हूं कि दलितों में इस बात को लेकर अनइजीनेस है, लेकिन मोहभंग वाली बात तो 2022 के चुनाव से प्रमाणित होनी बाकी है। 2017 में भी क्या आप नहीं मानते कि 2017 में यह प्रमाणित हुआ? नहीं, देखिए 2017 में उनका जो वोट था वो दूसरे नंबर की पार्टी थी। जी। ठीक है, उनकी सीटें कम आई, लेकिन वोट में बहुजन समाज पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी थी। तो क्या चंद्रशेखर ने बसपा के वोट बैंक में सेंध लगाने का काम किया है? मानते हैं आप, इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, अभी तक चंद्रशेखर चुनाव लड़े ही नहीं है। कहां लड़े चुनाव? पिछले सेंध लगा लेंगे, कैसे साबित होगा कि उन्होंने सेंध लगा ली? नहीं, अगर एक नजर आप पंचायत चुनाव पर अगर डालें, उत्तर प्रदेश का जो पंचायत चुनाव था, अगर उस पर आप नजर डालें तो उसमें कहीं ना कहीं डेंट लगाते हुए नजर आए हैं चंद्रशेखर। मुझे नहीं लगता ये जो है, ना तो पंचायत चुनाव से कोई चीज तय होती है। पंचायत चुनाव में तो आपको पता है कि समाजवादी पार्टी कहीं नहीं थी और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से पूरी ताकत का इस्तेमाल करके सीटों को कब्जाया और जिस तरह की गुंडागर्दी उस पंचायत के चुनाव में हुई, वो चुनाव किसी बात को प्रमाणित नहीं करता। चलिए, इस बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता धर्मेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। अगर उत्तर प्रदेश में आज हम बात कर रहे हैं दलित वोट बैंक की, दलित वोटर्स की, 21.1% दलित वोटर है उत्तर प्रदेश में। क्या लगता है इस बार किस तरफ रुख रहेगा? क्योंकि निर्णायक भूमिका में दलित वोटर है, जिधर चला जाता है उधर जीत तय हो जाती है। आपको क्या लगता है इस बार किधर रहने वाला है? वैसे तो आप यही कहेंगे कि हमारी तरफ रहने वाला है, लेकिन आंकड़ों के हिसाब से देखें, जो सीट का आपने बंटवारा किया है उस लिहाज से प्रतिशत में देखें तो चीजें बदलती नजर आती हैं। नहीं, आप देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है जी। पिछले 5 सालों में 17 से जो इनका भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल था, जी। उसमें इन्होंने तमाम वादे किया था। जी। दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, छात्रों के लिए, बेरोजगारों के लिए। जी। लेकिन जब इनका रिपोर्ट कार्ड देखते हैं तो न विकास के मामले में कहीं ठार से इन्होंने कुछ किया, न ये बता पाने की स्थिति में है कोई 5 योजनाएं गिना दे जो मैंने दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए किया है। आज जी। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 2 महत्वपूर्ण परिवर्तन है। आज पिछड़ों में इंकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा, या पिछले साल भर से पिछड़ों नारा लगा रहे हैं। और जो अम्बेडकरवादी है, जी। देख लीजिए, सारे लोग जब बहन जी से गठबंधन हुआ था तो बड़े उत्साह से उनके अंदर आया था तमाम सांप्रदायिक ताकतों को हम लोग मिल करके जवाब देंगे। और बहन जी ने जब गठबंधन तोड़ लिया तो उसके बाद बड़े पैमाने पर तमाम अम्बेडकरवादी संगठन और पुराने बहुजन समाज पार्टी से जुड़े रहे जो कैडर के मनोहर कांतीराम जी समय से जो अम्बेडकर जी की विचारधारा को मानने वाले लोग थे, आज 90% नेता हमारे साथ हैं। और आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर दलित हो, पिछड़ा हो, नौजवान हो, बेरोजगार हो, सब हमारे साथ है। और जी। ये हो सकता है कि आने वाले चुनाव में 10 तारीख को गिनती होगी तो शायद भाजपा सोचने पर मजबूर हो जाएगी कि ऐसे हुआ क्या, इतनी तेज इनकी जमीन खिसकने वाली है। जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष कहा 400, तो हो सकता है कि हम लोग 400 सीटें पा जाए। तो अगर आपकी पहली सूची पर हम नजर डालें जो अभी तक आप लोगों ने जारी की है, उसमें लगभग 24%, जो सपा आरएलडी की सूची आई है मैं उसकी बात कर रहा हूं, उसमें 24% दलित समाज के लोगों को टिकट दिया गया है। और नंबर 1 पर आपने अपनी उस सूची में मुस्लिम समाज के लोगों को रखा है। देखिए, नहीं, अब ये आप पूरा देख लीजिए, जो पहले से ट्रेंड आता रहा है, हमारे यहाँ सीधा ट्रेंड है कि जो जहां जीत सकता है और समीकरण को देख करके
आप पूरी सूची केवल 29 की सूची देख रहे होंगे। 100 से अधिक हमारे यहाँ जो भी पहले चरण के टिकट हुए हैं उसमें आप देख लीजिए दलितों का, पिछड़ों का प्रतिनिधित्व शायद ही कोई उसकी बराबरी कर सकता है। ज्यादातर लोग, हमने सामान्य सीटों कई जगह दलित भी है जहाँ जो जीतने लायक था, टिकट तो जो जीतने की स्थिति में था, जिसका समीकरण फिट बैठ रहा था, उसको समाजवादी पार्टी। लेकिन अखिलेश यादव तो ये कहते हैं, माफी चाहूंगा, चंद्रशेखर तो ये कहते हैं कि अखिलेश यादव दलितों का अपमान कर रहे हैं। देखिए, चंद्रशेखर की अपनी बात नहीं होगी। चंद्रशेखर जी को समाजवादी पार्टी ने पूरा सम्मान किया, उनसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मिले, उनकी जो मांगे थी उसको भी माना, वो जो सीटें चाह रहे थे उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष तैयार थे। लेकिन सत्ता की भूख कभी कभी उसकी जब नहीं पूरी होती तो इस तरह का आरोप लगाता है। तो मैं चंद्रशेखर जी के बारे में, चंद्रशेखर जी दलित समाज के कोई नुमाइंदे प्रतिनिधि अकेले नहीं है। इसके पहले दलित समाज उनसे पहले ही मन बना चुका है। समाजवादी पार्टी के साथ मिल करके हम भारतीय जनता पार्टी को, सांप्रदायिक पार्टी को और जो ध्रुवीकरण करके सत्ता हासिल करना चाहते हैं उसको जवाब देना चाहते हैं। तो उसमें चंद्रशेखर की बात उठाना हमारे ख्याल से कहीं उचित नहीं है। अशोक भारती जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दलित चिंतक हैं। अशोक भारती जी, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप धर्मेंद्र सिंह जी की बातों से? वो कह रहे हैं कि इस बार दलित हमारे साथ है, पूरे तरीके से हमारे साथ है और बीजेपी को हराने में सहयोग करेगा। देखिए, मैं आपको ना दो छोटी छोटी बातें आपके साथ साझा करना जी चाहता हूँ, वो धर्मेंद्र सिंह जी के साथ भी साझा करना चाहता हूँ। जी। और जो मुझे लगता है कि जो बातें करे से थोड़ी बात आगे जाएगी। जी सामान्यतः दलितों को जी पत्रकार लोग, राजनीति में लोग और जो बड़े बड़े जो अपर कास्ट बुद्धिजीवी हैं, वो लोग ये मानते हैं कि दलित जो है वोट बैंक, और क्योंकि उनका दिमाग केवल वोट बैंक के इर्द गिर्द ही घूमता है, वो लोग ओपिनियन बनाते हैं, इसलिए वो वोट बैंक के आगे जा नहीं सकते। जी। हमारी समझ ऐसी है, दलित समाज के व्यक्ति होने के नाते मेरी समझ ऐसी है कि इस देश में जो शेड्यूल कास्ट है, जो दलित है, जो आदिवासी है, जो पिछड़ा है, जो अल्पसंख्यक है, ये समाज की बदलावकारी ताकत, और बदलावकारी ताकत होने के नाते ये किसी भी सरकार से ये उम्मीद करता रहा है कि उनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थिति में बदलाव आए। मुझे लगता है कि आज दलित इस बात के लिए लड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश में बदलाव आए। ये बदलाव जो भी पॉलिटिकल पार्टी प्रमाणित कर पाएगी, जो भी पॉलिटिकल पार्टी दिखा पाएगी, ये बदलाव लेकर आएगी। तो ये अशोक भारती जी, जो जिस बदलाव की बात आप कर रहे हैं, मैं ये भी समझना आपसे यहां पर ये चाहूंगा अशोक भारती जी कि जिस बदलाव की बात आप यहां पर कर रहे हैं वो मायावती सरकार के बाद से बात कर रहे हैं या मायावती सरकार के पहले से बदलाव की बात कर रहे हैं? नहीं, हम तो पहले से बात कर रहे हैं। मायावती की सरकार भी बदलाव का सूचक थी और उनकी सरकार का जाना भी बदलाव का सूचक थी, और अखिलेश यादव की सरकार आना भी बदलाव की सूचक थी, और योगी आदित्यनाथ की सरकार आना भी बदलाव की सूचक थी, और योगी आदित्यनाथ की सरकार जाएगी ये भी बदलाव का सूचक है। अगर इन तीनों सरकारों की तुलना करें तो दलितों के हित में सबसे ज्यादा काम किसने किया? आप दलित चिंतक हैं, आप किसी पार्टी के पक्ष के नहीं हैं, इसलिए मैं आपसे सवाल पूछूं। देखिए, मैंने कहा कि दलितों के बदलाव, मुझे लगता है कि जो मौजूदा सरकार है उसने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे दलितों का सम्मान बढ़े, जिससे उनके अधिकार सुनिश्चित हो और जिससे उनके जो सामाजिक, उनकी सरकार और प्रशासन में हिस्सेदारी बढ़े। तो मौजूदा सरकार सम्मान, अधिकार और हिस्सेदारी में तीनों जगह फेल हुई। तो क्या सपा सरकार ये सारी जिन बातों को आप कह रहे हैं वो पूरा कर पाएगी? ये गर्भ में है, ये तो अखिलेश यादव जी को साबित करना होगा, और अखिलेश यादव को अभी तो केवल उनकी बातों पे यकीन किया जा सकता है। उनके वो क्या वायदे करते हैं, वो क्या दलितों का प्रोग्राम देते हैं, उस पर निर्भर करेगा। जी धर्मेंद्र जी। हमने जो 2012 का जब हम चुनाव लड़ने जा रहे थे तब लेकर के आए थे जी, और हमारे लिए जो हमारा घोषणा पत्र है वो पवित्र ग्रंथ है। उस घोषणा पत्र में चाहे लैपटॉप देने से लेकर के जो भी घोषणाएं हमने की वो उन 5 सालों में पूरा करने का काम किया, और उत्तर प्रदेश के अंदर बदलाव दिखा। उत्तर प्रदेश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ा और गांव के ग्रामीण लोगों का जीवन स्तर बढ़ाने के लिए, जो जैसा कि अभी हमारे भाई साहब बता रहे थे, दलितों के जीवन स्तर को उठाने के लिए गांव का विकास जरूरी है। उसमें जनेश्वर मिश्रा गांव, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया गांव के जो योजनाएं थी, समाजवादी पेंशन,
जिसको तमाम सामाजिक योजनाओं से जोड़ा गया था, जिसमें शिक्षा स्वास्थ्य भी इंक्लूड है, उससे निश्चित में उनके जीवन में परिवर्तन आ रहा था, जिसको इस सरकार ने बंद कर दिया। तो निश्चित मानिए तमाम पिछले काफी दिनों से, एक दिन की बात नहीं है, जब बहन जी के साथ हमारा गठबंधन हुआ, उसके बाद जब तय हुआ कि हमको दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए समान रूप से काम करना है, नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए समान रूप से काम करना है, उसी समय तय हुआ था तमाम योजनाएं जो उनके बीच अंडरस्टैंडिंग है। निश्चित मानिए कि हमारी बात और जो हमारा घोषणा पत्र है वो हमारे लिए पवित्र ग्रंथ है। तो बात धर्मेंद्र सिंह, मायावती से गठबंधन का आपने जिक्र किया, चुनाव में आएंगे तो निश्चित मानिए कि हम सरकार बनने के बाद सबसे पहले उसको पूरा करने का काम करेंगे। आपने गठबंधन का जिक्र किया मायावती जी से, मायावती जी के साथ आपने गठबंधन करके देखा। मायावती जी की पूरी राजनीति इस पर आधारित रही है कि जो दलित समाज है उसका उत्थान हो सके। वो खुद भी मुख्यमंत्री रही, लेकिन दलित समाज में बहुत कुछ बदलाव देखने को नहीं मिला। किसका उत्थान हुआ ये सब जानते हैं, कहने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ चंद्रशेखर की बात करें, जो अब दलितों के मसीहा के तौर पर उभरने की कोशिश कर रहे हैं। युवा बहुत साथ हैं दलित समाज के, उनके व्यक्तिगत अगर देखा जाए, वो आपको पर यह आरोप लगाते हैं कि आपने दलित समाज का अपमान किया। आपको दलित वोट तो चाहिए, लेकिन आपको दलितों का उत्थान करने वाला नेता नहीं चाहिए। तो कैसे आप पर भरोसा करे दलित समाज? देखिए, दलित, मैंने एक बार पहले भी बताया, किसी व्यक्ति के किसी आरोप लगाने से किसी समाज के मान और अपमान का प्रश्न नहीं उठा। मैंने एक बार बताया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से उनकी वार्ता हुई, मिले भी, और उनकी जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उखाड़ के फेंकना है। ये दलित, पिछड़ी और तमाम लोगों, जो नीडी लोग हैं, उत्तर प्रदेश के लोग, देखिए नौकरियों किस तरह, चाहे आशा बहु हो, चाहे वो 69,000 का जो है टीचर्स भर्ती का हो, चाहे तमाम बेरोजगारों की समस्या रही हो, इन सारी चीजों को लेकर के, चाहे बैकलॉग की बात रही हो, चाहे दलितों की भर्तियों की बात रही हो, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं था। इसको उन्होंने भी प्रेस में कहा कि हम चाहते थे कि उत्तर प्रदेश से भाजपा को रहे। तो सीधी सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी को आज की डेट में उत्तर प्रदेश की सत्ता से बाहर सिर्फ समाजवादी पार्टी कर रही है। तो उनको साथ आना चाहिए, उनको कहीं और जाकर के अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर वो कहीं और जाकर के करते हैं तो निश्चित मानिए इसके पीछे कोई छुपा एजेंडा है। और वो जो चाहते थे, अगर उत्तर प्रदेश में राजनीतिक भागीदारी चाहते थे तो हम तैयार थे। उनकी जो बातें थी, उनको सीटों की भी जो बात थी वो भी तय हो गया था। अब अचानक ऐसी कौन सी बात उनके मन में आ गई, इसको तो वही बता सकते हैं कि अचानक जाकर के उन्होंने दलित स्वाभिमान की बात और अलग लड़ने की बात कर दी इसके साथ मिलकर के। लेकिन ब्रॉड प्रोस्पेक्टस में अगर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश की दलित विरोधी, पिछड़ी विरोधी और प्रगत विरोधी जो उत्तर प्रदेश की जो वर्तमान सरकार है, उसको अगर उखाड़ फेंकने के लिए कोई ईमानदारी से लगा है तो वो समाजवादी पार्टी। और उन सारे लोगों को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहले ही अपील किया था, उन सारे लोगों को जो इसके हिमायती हैं, जो चाहते हैं इस सरकार को हटाया जाए, जिससे आने वाले समय में दलितों का, पिछड़ों का, नौजवानों का, बेरोजगारों का कल्याण हो सके, उत्तर प्रदेश पूरा प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सके, तो समाजवादी पार्टी के साथ आए। अब उसमें हम चंद्रशेखर जी के बारे में क्या टिप्पणी करें, उसको तो अशोक भारती जी, आप कह रहे थे कि अभी तक चंद्रशेखर ने कोई चुनाव नहीं लड़ा है, तो कैसे मान लिया जाए कि वो डेंट लगाने का काम करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि जो आज दलित समाज का युवा वर्ग है, जो युवा वोट बैंक है, वो चंद्रशेखर से बहुत ज्यादा प्रभावित है, वो बहुत कुछ बदलना चाहता है चंद्रशेखर के साथ मिलकर? नहीं, देखिए, हम इतने सारे प्रोग्राम देख रहे हैं, लोग गांव-गांव जाकर दलित समाज से, उनके युवाओं से बात कर रहे हैं, कोई व्यक्ति चंद्रशेखर के साथ नहीं आ रहा। ये केवल भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर का खेल है। और अगर आप खोजेंगे तो पता लग जाएगा कि चंद्रशेखर के पीछे जो इतना मीडिया में बवाल मच रहा है, उसके पीछे किसका खेल है। हमें वो गठबंधन अखिलेश यादव के साथ चाहते हैं और आप कह रहे हैं कि सब बीजेपी के साथ। दो हिस्सों में बटा है, कुछ लोग जो है बहुजन समाज पार्टी के साथ जाएंगे और बहुत सारे लोग जो है समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी, अगर चंद्रशेखर को लगता है कि, अगर किसी पार्टी को लगता है कि चंद्रशेखर बहुत सारे दलित वोट ले लेगा, तो वो बाकी पार्टियां क्यों नहीं उसके साथ अलायंस कर लेती? भारतीय जनता पार्टी अलायंस कर ले उसके साथ, कांग्रेस अलायंस कर ले उसके साथ, किसने रोका उनको? तो अगर समाजवादी बीजेपी विरोध में तो चुनाव लड़ ही रहे हैं ना चंद्रशेखर। सुन लीजिए मेरी बात, अगर समाजवादी पार्टी उनके साथ अलायंस नहीं करना चाहती, वो 3-4 सीटों के लिए रो रो कर दलित समाज का अपमान क्यों कर रहा है चंद्रशेखर? नहीं, समाजवादी पार्टी तो अलायंस करना चाहती है, लेकिन सिर्फ 2 सीटें देना चाहती है। समाजवादी ने कभी मना नहीं किया। सुनिए, दलित चंद्रशेखर रो रो कर दलित समाज का अपमान कर रहा है। ये अपमान दलित समाज बर्दाश्त नहीं करेगा।
राजनीतिक हो चाहे सामाजिक हो, उसकी मुख्य धारा माना चाहता है। वो किसी चंद्रशेखर और किसी सीढ़ी की उसको जरूरत नहीं है। वो समझदार है तो उसका हित कहाँ है वो जानता है, और वो खुद निर्णय ले चुका है कि उसको किसके साथ रहना है और किसके साथ रहने से उत्तर प्रदेश की सत्ता को धर्मेंद्र सिंह, कुछ तो होगा ना चंद्रशेखर रावण के साथ भी कुछ लोग तो होंगे जो आप भी 2-3 सीट देने के लिए तैयार हो गए थे और गठबंधन के लिए तैयार हो। स्वाभाविक अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि अगर भाई हैं तो भाई की तरह आए। देखिए, स्वाभाविक बात है कि देश में हजारों राजनीतिक पार्टियां पंजीकृत हैं और उसके नेता हैं। सबकी अपनी विचारधारा है, अपना संगठन है, अपने हिसाब से काम करते हैं। लेकिन जनता तक अपनी बात पहुंचाने की बात है, जो इन्फ्लुएंस क्रिएट करने की बात है, वो किसमें कितना किस पार्टी का कितना प्रभाव है और कौन सच में उनके लिए काम कर रहा है, कौन सा दल या कौन सा नेता, वो जो है वो जनता खुद जान गई है। ठीक है, सारे लोग चाहे दलित समाज हो चाहे पिछड़े समाज, सारे लोग व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, विश्वविद्यालय और वहां पढ़ रहे हैं, तो उनको हमको नहीं लगता है कि किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है कि चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक भारती जी आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो सवाल अब ये है कि आखिरकार दलित समाज किस तरफ जाएगा। अशोक भारती जी दलित चिंतक हमारे साथ जुड़े, उन्होंने कहा कि अभी तक किसी भी सरकार में उन्हें बराबर की हिस्सेदारी, बराबर का हक, समानता नहीं मिली और इस बार दलित जो वोट बैंक है, जो वोटर्स हैं, वो अपनी समानता, वो अपने अधिकार के लिए इस बार बदलाव करेंगे। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि वो हर हाल में चंद्रशेखर से गठबंधन करना चाहते हैं, चाहे उन्हें अपने कोटे से ही सीटें क्यों ना देनी पड़े। राजभर ने कहा कि मैं चंद्रशेखर को कहीं नहीं जाने दूंगा, चाहे मुझे अपने कोटे से ही चंद्रशेखर को सीटें क्यों ना देनी पड़े। इस दौरान बीजेपी पर निशाना साधते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि दलितों ने बीजेपी को वोट दिया सिर्फ इस उम्मीद से कि उन्हें न्याय मिलेगा, लेकिन बीजेपी ने सत्ता में आते ही जो आरक्षण खत्म कर दिया, उससे बड़ी आहत अनुसूचित जाति के लोगों को लगी है। आपको बता दें कि महज एक दिन पहले ही भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन से इनकार कर दिया था। चंद्रशेखर ने कहा था कि अखिलेश तय करके बैठे हैं कि उन्हें दलितों की लीडरशिप नहीं चाहिए। प्रमोशन रिजर्वेशन पर उन्होंने मना कर दिया है, इसलिए हमने तय किया है कि सपा के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले भारतीय किसान यूनियन और टिकैत परिवार पर सबकी नजरें टिकी हैं। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवारों के समर्थन का ऐलान करने के बाद बयान वापस ले लिया। इस बीच बीजेपी के नेता और मोदी सरकार में मंत्री संजीव बालियान ने सोमवार सुबह नरेश टिकैत से मुलाकात की। माना जा रहा है कि बीजेपी भी टिकैत परिवार को मनाने में जुटी है। दोनों नेताओं के बीच क्या बातचीत हुई है, यह अभी सामने नहीं आया। हालांकि नरेश टिकैत ने कहा है कि बालियान परिवार के आदमी हैं और उनसे मिलने के लिए कोई भी आ सकता है। नरेश टिकैत ने मुलाकात को लेकर जवाब देते हुए कहा कि संजीव बालियान परिवार के आदमी हैं, सबका अधिकार है यहां आने का। टिकैत साहब के जमाने से ही लोग यहां आशीर्वाद लेने आते रहे हैं। वहीं अपने रुख से पलटते हुए नरेश टिकैत ने एक बार फिर कहा कि उनके परिवार से कोई चुनाव में नहीं खड़ा हुआ है और ना ही वो किसी का समर्थन कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रयागराज में होने वाले सम्मेलन के बाद आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कोरोना की तैयारियों का जायजा लेने के लिए गाजियाबाद पहुंचे, जहां से उन्होंने विपक्षियों को आड़े हाथों लिया और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार किया, जबकि हर किसी ने इस बात को स्वीकार किया है कि भारत की वैक्सीन अच्छी है। क्या कुछ कहा सीएम योगी ने, सुनिए। भारत के कोरोना प्रबंधन को दुनिया ने स्वीकार किया है और भारत के कोरोना प्रबंधन की सर्वत्र न केवल चर्चा हुई है बल्कि हर एक जगह उसको सराहा भी गया है। उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना प्रबंधन की
इस कार्यक्रम को हम लोगों ने प्रथम और द्वितीय वेव के दौरान सफलतापूर्वक न केवल इस सदी की सबसे बड़ी महामारी को नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त की थी, बल्कि कोविड प्रबंधन का एक मॉडल भी देश के अंदर खड़ा करने में सफलता प्राप्त की थी। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने जो एक आशंका व्यक्त की थी कि अगस्त सितंबर 2021 में कोरोना की थर्ड वेव आएगी और आशंका व्यक्त की थी कि जो सेकेंड वेव की तुलना में ज्यादा खतरनाक होगी, वह बेहतरीन कोविड प्रबंधन के माध्यम से न केवल देश में बल्कि उत्तर प्रदेश में भी पूरी तरह नियंत्रित रही। जीवन और जीविका को महामारी के दौरान कैसे बचाया जाना चाहिए, इस मॉडल को खड़ा करने में देश को भी प्रदेश को भी सफलता प्राप्त हुई। वैक्सीन के खिलाफ लोगों ने बहुत दुष्प्रचार किया। वैक्सीन के खिलाफ ये दुष्प्रचार मानवता के खिलाफ एक अभियान था, लेकिन दुष्प्रचार करने वाले आज चारों खाने चित हैं, क्योंकि हर एक ने इस बात को स्वीकार किया कि भारत के अंदर बनी हुई वैक्सीन दुनिया की सबसे बेहतरीन वैक्सीन में से एक है। हम सब जान ही रहे हैं कि पिछले 5 वर्ष के दौरान हमारी सरकार ने जिन पेशेवर अपराधियों को और गुंडों के मन में भय पैदा किया था, जनता को भयमुक्त वातावरण दिया था, आज समाजवादी पार्टी का चेहरा एक बार फिर से सबके सामने आ चुका है। कैराना से लेकर के बुलंदशहर, स्याना और लोनी तक जो चेहरे समाजवादी पार्टी के सामने आए हैं, कोई कैराना हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार अपराधियों को, मुजफ्फरनगर के दंगों के अपराधियों को और उन पेशेवर हिस्ट्री सीटर को अपना कैंडिडेट बना करके समाजवादी पार्टी ने अपने वास्तविक चरित्र को एक बार फिर से प्रदेश के सामने, देश के सामने प्रस्तुत कर दिया है कि प्रदेश के बारे में उनकी मंशा क्या है। और मुझे लगता है कि उनकी पहली सूची ने इस बात को साबित कर दिया है कि उनका सामाजिक न्याय, गरीबों, दलितों, पिछड़ों और व्यापारियों की और सम्मानित नागरिकों की संपत्ति पर कब्जा करने वाले पेशेवर अपराधियों के प्रति उनको प्रश्रय देकर के आगे बढ़ाने की अपनी इस प्रवृत्ति से वह आज भी कहीं हटे नहीं है और आदत बहुत जल्दी सुधरती भी नहीं है। और इसीलिए जल्दीबाजी में आज अपना मुंह छुपाने के लिए अब उन्होंने सूची सार्वजनिक करने से परहेज कर दिया है। कहा कि अब चुपचाप सिंबल टेबल के अंदर से लेन देन जो उनका पहले होता था, वही अब सिंबल के भी लेन देन का कार्य अब टेबल के नीचे से उनका चुपचाप होगा। उन्होंने इस बात को फिर से शुरू कर दिया है, लेकिन मैं प्रदेशवासियों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, प्रदेशवासियों का, प्रदेश के जनता जनार्दन का आशीर्वाद होगा तो भारतीय जनता पार्टी 10 मार्च को फिर से प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी और इन पेशेवर गुंडों और अपराधियों पर वैसे ही टूटेगी जैसे पहले टूट करके इनको बिलों के अंदर घुसाया था। इन्हें फिर से बिलों के अंदर घुसाने का कार्य सरकार करेगी। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सपा में नेताओं के आने का सिलसिला जारी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की मौजूदगी में किसान नेता तेजिंदर सिंह विर्क ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि
वे 2 सीटों पर तैयार थे और पता नहीं कहां उनकी दिल्ली बात हुई, वे बदल गए। उन्होंने आगे कहा कि वे भाई बनकर मदद करना चाहते हैं तो करें। अखिलेश ने कहा कि मैंने आज़ाद को 2 सीट दी, उन्होंने स्वीकार की, लेकिन फिर फोन पर बात करके कहा कि इस संगठन तैयार नहीं है, कहीं बैठकर कोई साजिश कर रहा है। अखिलेश ने आगे कहा कि हम संकल्प लेते हैं कि जिन्होंने किसानों पर अत्याचार किया उन्हें हटाएंगे और हराएंगे। जिन किसानों पर मुकदमा हुआ वो वापस होंगे और पीड़ित किसानों को 25 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो आएगा, लेकिन किसानों के लिए एमएसपी और गन्ने का भुगतान 15 दिन में होगा। 300 यूनिट के साथ किसानों को मुफ्त बिजली और बीमा देंगे। समाजवादी पार्टी और हम अन्य संकल्प लेते हैं कि जिन्होंने किसानों पर अत्याचार और अन्याय किया है उस भाजपा को हराएंगे, हटाएंगे। हमारी अपील है कि किसान अन्नदाता भारतीय जनता पार्टी को हराएं, हटाएं। साथ ही साथ हम अपने तमाम लोगों से कहेंगे इस अन्य संकल्प को से जुड़ें और इस आंदोलन को, इस कार्यक्रम को, इस फैसले को आगे बढ़ाएं। भारतीय जनता पार्टी, उनके नेता, उनके मुख्यमंत्री आचार संहिता का जगह जगह उल्लंघन कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी लिखित शिकायत चुनाव आयोग को करेगी। हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग इन पर सख्ती से नियमों का पालन करने के लिए आदेश करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को याद दिलाने के लिए कि उन्होंने किसानों के ऊपर जीप चढ़ाई और कई मौकों पर मैंने कहा अंग्रेजों की सरकार में भी ऐसा जुल्म नहीं हुआ होगा जैसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। जलियांवाले बाग में सीने पर गोली चलाई अंग्रेजों ने और यहां पर जो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन खत्म करके अपने घर लौट के जा रहे थे, पीछे से जीप चढ़ाई। उस सरकार से क्या उम्मीद करोगे? इसीलिए हम संकल्प ले रहे हैं, ये अन्य संकल्प ले रहे हैं। जिन्होंने किसानों के साथ ऐसा व्यवहार किया है उनको हटाएंगे और हराएंगे। अगर बाबा मुख्यमंत्री आपको मिल जाए भारतीय जनता पार्टी के, उनसे पूछिए आपने संकल्प पत्र में लिखा था क्या किसानों की आय दोगुनी हो गई? आखिरकार लिखा क्यों था? और उनका भाषण पुराना उठाइए, उसमें कहा कि 2022 आते ही किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। ये कोई जादू था उनके पास कि तारीख बदलने से, साल बदलने से किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी? लेकिन जिस तरह किसान जानवर से परेशान है, जिस तरीके से उसकी मदद होनी चाहिए, सरकार मदद नहीं कर पा रही। खाद नहीं सरकार दे पा रही। बताइए, जो बड़ी बड़ी हवाई बातें करते हैं उनके पास खाद नहीं है देने को। समाजवादी पार्टी छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल इन दिनों यूपी चुनाव को लेकर सूबे के तूफानी दौरे पर हैं। वो नोएडा में प्रचार के सिलसिले में पहुंचे थे, जिसके बाद चुनाव आयोग ने उनके खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का केस दर्ज किया है। केस दर्ज होने के बाद भूपेश बघेल ने चुनाव आयोग को आड़े हाथों लिया। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। देखिए, मेरे साथ वैसे भी प्रत्याशी और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। मेरे साथ वैसे ही 15-20 सुरक्षा कर्मी रहते हैं और उसके साथ यूपी पुलिस भी रहती है। फिर 30-40 की संख्या में पत्रकार लोग थे। तो फिर एफआईआर मुझ पर ही क्यों? दूसरी बात यह है कि लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, तो कैसे करूं? आखिर चुनाव प्रचार किस प्रकार से होगा? और यदि ऐसा है तो निर्वाचन आयोग को बताना चाहिए, फिजिकली जाके बताना चाहिए कि इस प्रकार से होगा प्रचार, वो करके बता दें, हम लोग वैसे ही करेंगे। और यदि मुझ पर कार्रवाई की गई तो फिर अमरोहा में क्यों नहीं किया गया भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी खिलाफ? मंत्री के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं हुई? भारतीय जनता पार्टी के मंत्री जो हैं वो डोर टू डोर 5 दिन से कर रहे हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। तो निर्वाचन आयोग को अपनी भूमिका निष्पक्ष रखनी चाहिए। अभी शुरुआत में जब निष्पक्षता नहीं दिखाई दे रही है तो आखिर क्या उम्मीद करें? मुझ पर कार्रवाई हुई, अच्छा किया आपने, लेकिन और लोग जो कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? और 5 दिन से कर रहे हैं। मैं तो कल गया, फिर आप उत्तर प्रदेश जा रहे हैं? फिर जाऊंगा। आखिर चुनाव है, हम राजनीतिक दल के लोग हैं, तो हम लोग प्रचार नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? देखिए, मेरे
राजनीति में कदम रखने के बाद पहली बार असीम अरुण कन्नौज पहुंचे, जहां स्थानीय लोगों और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने फूलों के गुलदस्ते से उनका स्वागत किया। आपको बता दें कि असीम अरुण इससे पहले कानपुर के पुलिस कमिश्नर थे। यूपी चुनाव से ऐन पहले उन्होंने वीआरएस लेकर बीजेपी का दामन थाम लिया। हालांकि उनके चुनाव से ऐन पहले बीजेपी में शामिल होने पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सवाल उठाया था। एक तरफ चुनाव आयोग ने कोरोना का हवाला देकर राजनीतिक रैली और जुलूस निकालने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन दूसरी तरफ राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता चुनाव आयोग की सरेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। एक तरफ जहां सपा ने वर्चुअल रैली के नाम पर हजारों की भीड़ अपने मुख्यालय में इकट्ठा करवाई, वहीं दूसरी तरफ अमरोहा से बीजेपी के मौजूदा विधायक और प्रत्याशी महेंद्र खड़गवंशी ने अपने समर्थन में हजारों की भीड़ का जुलूस निकाला, जिसमें सरेआम आचार संहिता और कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन किया गया। इस दौरान चुनाव आयोग मूक दर्शक बना देखता रहा। आपको बता दें कि यूपी में 7 चरणों में चुनाव होना है। कोरोना को देखते हुए चुनाव आयोग ने सभी तरह की रैलियों पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। इस्तीफे का सिलसिला केवल यूपी उत्तराखंड तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पंजाब में भी इस्तीफे का सिलसिला जारी है। फिरोजपुर से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार आशु बांगड़ ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने पार्टी पर नेताओं की अनदेखी का आरोप लगाया है। करांगा, लेकिन अज का मैं अपने परिवार नाल घरों सलाह करके आया। ये जिहड़ी मेरी स्टेटमेंट है, मेरा बयान है, किसी भी पोलीटिकल पार्टी के दबाव च नहीं है। ये मेरा आप दा डिसीजन है, क्योंकि मैं हल्के दे जिहड़े मेन मुद्दे है उन्हां ते गल करना चाहुंदा। मेरे च ईमानदारी है, मैं ईमानदारी नाल काम करना चाहुंदा। जे मैं हल्के दे लोकां दी गल सुन के उपर तक नहीं पहुंचा सकदा ते फिर इहो जिहियां पॉलिटिक्स इहो जी राजनीति करने का कोई फायदा नहीं। आम आदमी पार्टी दे विच कोई सुनवाई नहीं है। एक डिसीजन मेकर है वो राघव चड्डा है, वो अपनी मर्जी का जो मर्जी कह दे, उसकी आपकी मर्जी है। इत्थे किसी की कोई नहीं चलती। हर बंदा जिहड़ा दिल्ली का स्ट्रक्चर बनया एक दबाव प्रैशर दे काम कर रहा है। जिन्ने भी उम्मीदवार ऐलाने गए हैं अज की डेट च कोई भी नहीं बोलता, क्योंकि सबनों टेंशन है कि साडी टिकट ना कट्टी जाए। डर दे विच कोई नहीं बोल रहा। लेकिन मैं ये चीज़ां पहला भी कर सकता सी, लेकिन मैं चाहता सी पंजाब की जिहड़ी नुहार है चेंज हो गई। इन्होंने किसानों भी अपनी आड़ च ले लिया, झूठे वादे किए ते अज राघव चड्डा कही जाता कि साडे जिहड़े किसान वो बीजेपी नाल रले आ। सो असीं अपनियां ज़मीनां मार के इहो जिहा काम नहीं करदा। मैं ठुड्डा मारदा इहो जी MLA-शिप नूं, क्योंकि मैं जे अपने हल्के दे अपने नाल दे बंदियां दे काम नहीं करा सकदा ते फिर इहो जिहे कामां नूं लैणा भी की करके। इस करके हल्के नूं ਜਿਹੜੀ भी चीज़ अगे आउंदी मैं अपने ਜਿਹੜੇ मेरे सहयोगी ने उन्होंने मैं गलबात करके बाकी मैं सारा कुछ की कॉज रहे मेरे की रीजन है ये मैं सारा कुछ मैंशन किया। ये तुहानूं मैं प्रैस नोट दे के जा रहा। बाकी बहुत जल्दी मैं बहुत बड़ा खुलासा करांगा और मैं अपने परिवार और अपने पूरे होशोवाज में गल कह रहा किसी भी पार्टी के प्रैशर नहीं। मैं बार बार फिर दस रहा, लेकिन आम आदमी पार्टी दे विच की कुछ चल रहा है मैं अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तुहानूं जल्दी ही इहदे बारे दसूंगा। आम आदमी पार्टी ने आखिरकार पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए सीएम के चेहरे से पर्दा हटाने का फैसला कर लिया है। मंगलवार दोपहर 12 बजे आम आदमी पार्टी पंजाब विधानसभा चुनाव के अपने सीएम के चेहरे की घोषणा करेगी। आम आदमी पार्टी ने इससे पहले सीएम का उम्मीदवार तय करने के लिए फोन नंबर जारी कर लोगों से राय मांगी थी। देखिए, आरोप प्रत्यारोप से तो बीमारी खत्म नहीं होने वाली, तो मैं समझता हूँ मैं इस पचड़े में नहीं पड़ूंगा कि हरियाणा जिम्मेदार है। पूरा देश अपना है, पूरे देश में कहीं भी कोरोना है तो कोरोना खत्म होना चाहिए। दिल्ली में कोरोना है तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, हरियाणा में कोरोना ये कोई अच्छी बात नहीं है, तो ये आरोप प्रत्यारोप अच्छी बात नहीं है। जी, पंजाब में आपने लोगों से राय मांगी थी, सीएम का चेहरा आपको अनाउंस करना है। वो बताएंगे बाद में, मैंने बताया अभी दिल्ली से संबंधित कल बताएंगे वो कल बताएंगे। कोरोना के मामले कम हो रहे हैं। पंजाब के सीएम चेहरे का कल 12 बजे ऐलान किया जाएगा। गोवा में 14 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सभी दल अपनी अपनी पार्टियों को राज्य के लिए बेहतर पार्टी साबित करने में जुटे हैं। बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस गोवा की सत्ता हथियाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही हैं। इस बीच आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम के उस बयान पर हमला बोला जिसमें उन्होंने कहा कि गोवा में मुकाबला सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर चिदम्बरम पर पलटवार करते हुए कहा कि चिदम्बरम रोना बंद करें, क्योंकि कांग्रेस को वोट करने का मतलब बीजेपी को वोट करना है और गोवा के लोग इस बारे वहां मतदान करेंगे जहां उन्हें उम्मीद दिखाई देती है। इससे एक दिन पहले केजरीवाल ने कहा था कि अगर गोवा में 14 फरवरी के विधानसभा चुनाव में खंडित जनादेश आता है तो उनका पार्टी
गठबंधन सरकार का हिस्सा बनने के लिए तैयार है। और चिदम्बरम ने तब पलटवार करते हुए कहा था कि मेरा आकलन है कि आप और टीएमसी गोवा में गैर बीजेपी वोटों को केवल खंडित करेंगे। कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। इस बीच कोरोना को लेकर स्टेट पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा में कोरोना के मामले दिल्ली से आ रहे हैं। वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली में ज्यादातर मामले दिल्ली से बाहर के हैं। हमारे प्रदेश में भी जितने रोज के नए केसेस हैं, जो कि लगभग 9,000 हैं, उसमें से आधे से ज़्यादा तो गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत के हैं। दिल्ली के अनियंत्रित संक्रमण का हरियाणा पर बहुत प्रभाव पड़ता भी है और पड़ भी रहा है, लेकिन हम अपने प्रदेश में आवश्यकता के अनुसार सब जगह पर स्वास्थ्य सेवाओं का इंतजाम करके उनसे निपट रहे हैं। अब हम कहते रहे कि विदेश से आने की वजह से हुआ, ठीक है, बात ख़त्म हुई। अब मैं ये बताने लगूँ आपको कि हरियाणा के कितने लोग दिल्ली में रोज़ पॉजिटिव आ रहे हैं, तो उस डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। हमारे पास 1000 से भी ज़्यादा लोग हर रोज़ जो पॉजिटिव लिस्ट आती है उसके अंदर दिल्ली से बाहर के होते हैं। यूपी चुनाव को लेकर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। मकर संक्रांति के दिन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में एक दलित परिवार के यहां भोजन किया था। योगी के इस कदम को लेकर शिवसेना सांसद संजय राउत ने निशाना साधा। क्या कुछ कहा, सुनिए। है कहा कि मोदी जी ने कुंभ स्नान किया और बाद में वो दलितों को साथ लेकर उनका चरण धो दिया था। अब बीजेपी के लोग घर घर जाकर, दलितों के घर जाकर, ये आपके मन में, आपके मन से और दिमाग से जात कब जाएगी? मनुष्य है, उनकी जात नहीं होती, मैं ये मानता हूँ देश में। लेकिन आप दलित को दलित बनाते हो, मुसलमान को मुसलमान बनाते हो, हाँ, और दलित बताकर उनके घर में खाना खाते हो। आप किसी के घर में जाकर खाना खा रहे हो, आप किसी जाति के व्यक्ति के घर में जाकर नहीं खाना खा रहे हो। छोड़ दीजिए, पूरा ढोंग है, राजनीति है और वोट बैंक की राजनीति आप करना चाहते हो, ये मत करिए। देश फिर एक बार जाति प्रथा पर विभाजित हो जाएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार।